Hi everyone, welcome back again. I am Aarti Kaushik, your tutor, again here with another video. और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग के बारे में। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग क्या करती है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे फोकस करती है, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो ये क्या है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है जो प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। अब देखो, हमें आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग को समझने से पहले हमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को समझना होगा। देखो, हमारे जो अमाइनो एसिड होते हैं उसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो उसको एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है, जो अमाइनो ग्रुप होता है वो उसको बेसिक नेचर प्रोवाइड करता है, और ये एक कायरल कार्बन से कनेक्ट होते हैं। तो क्या होता है, जब भी मैं इस अमाइनो एसिड को एसिडिक पीएच दूंगी, यानी कि 7 से बिलो पीएच होगा, तो ये जो यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है वो एक हाइड्रोजन को गेन कर लेता है और प्रोटोनेटेड फॉर्मेशन करता है। मतलब प्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब कि हाइड्रोजन एक इससे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पे क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं कोई बेसिक पीएच दे रही हूँ, मतलब कि 7 से ऊपर पीएच दे रही हूँ, तो यही अमाइनो एसिड एक प्रोटॉन कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिलीज कर देता है सॉल्यूशन के अंदर, और इसके ये डीप्रोटोनेटेड हो जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड के अंदर प्रोटोनेटेड स्टेट भी प्रेजेंट हो, डीप्रोटोनेटेड स्टेट भी प्रेजेंट हो। कहने का मतलब है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपनी हाइड्रोजन को लूज करके नेगेटिव चार्ज गेन कर ले, और अमाइनो ग्रुप एक हाइड्रोजन को गेन करके क्या कर ले, पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले। ऐसी कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है और जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। ये किस पीएच पे होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अब वी नो दैट देयर आर 20 अमाइनो एसिड, तो उन अमाइनो एसिड का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट पीएच पे जो हमारे अमाइनो एसिड हैं वे ज्वेटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, यानी कि इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे जहाँ पे उनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप नेगेटिव चार्ज कंसिस्ट करेगा और अमाइनो ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट करेगा, और नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि हर एक अमाइनो एसिड डिफरेंट पीएच पे ऐसी नेट जीरो चार्ज वाली फॉर्मेशन, यानी कि ज्वेटर आयन की फॉर्मेशन शो करेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पीएच पे वो इमोबिलाइज्ड होगा। कैसे? अगर मैं इस पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड को, यानी कि प्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगी, तो ये कहाँ मूव करेगा? ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, यानी कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है। पर जब ये मूव कर रहा है तो मूवमेंट के टाइम पे बीच में कुछ ऐसा पीएच आएगा जहाँ पे ये एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जो इसका पीएच क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा जहाँ पे इसके ऊपर नेट चार्ज होगा, वहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा और एक शार्प बेंड फॉर्म करेगा, जिसको मैं बाद में क्या करूँगी, विजुअलाइज करूँगी, या तो स्टेनिंग टेक्निक का यूज़ करके या कैपिलरी को मोबिलाइज करके डिटेक्टर में अपने बेंड को ट्रांसफ़र करके। अगर मेरे पास डीप्रोटोनेटेड अमाइनो एसिड है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड है, तो वो किसकी तरफ मूव करेगा? वो एनोड की तरफ मूव करेगा। एनोड इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो जब वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट के टाइम पे एक ऐसा पीएच आएगा जहाँ पे वो ज्वेटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि उसके ऊपर नेट चार्ज होगा जीरो। ठीक है। जीरो चार्ज होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं शो करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा और एक शार्प बेंड देगा। तो इसी तरह से मेरे डिफरेंट अमाइनो एसिड के ऊपर डिफरेंट चार्ज होता है, और वो जो चार्ज है वो न्यूट्रल हो जाता है या जीरो हो जाता है एक हर डिफरेंट पीएच पे, जिसको मैं बोलती हूँ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हर अमाइनो एसिड का, हर प्रोटीन का डिफरेंट क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट बैंड देंगे, डिफरेंट शार्प बैंड देंगे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसकी वजह से मैं सेपरेट कर सकती हूँ अपने प्रोटीन को। तो यही बेसिक हमारा क्या है, प्रिंसिपल है किसका, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का, IEF का। तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट इज़ एन इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक विच इज़ यूज्ड मेनली टू सेपरेट प्रोटीन्स। ये प्रोटीन को सेपरेट करती है अकॉर्डिंग टू देयर IP यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, एंड इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। क्यों? क्योंकि वो ज्वेटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पीएच पे।
इट जनरली परफॉर्म्ड इन अ जेल, एक जेल में परफॉर्म की जाएगी। और वो जेल कैसा होगा, उसमें हम पीएच ग्रेडियंट बनाएंगे, ऐसा पीएच ग्रेडियंट कि उसमें हमारा मिनिमम पीएच 2 हो और मैक्सिमम पीएच अप्रोक्स 12 हो। ठीक है, तो मिनिमम पीएच एसिडिक होगा और हाईएस्ट जो पीएच होगा वो बेसिक या अल्कलाइन होगा। तो हम एक पीएच ग्रेडियंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एम्फोलाइट का यूज़ करते हैं। एम्फोलाइट्स स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, जैसे हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, तो जो एम्फोलाइट है हम किसका यूज़ करते हैं, एम्फोलाइट का यूज़ करते हैं यहाँ पे जेल के अंदर पीएच ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। ग्रेडियंट का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से ग्रेडियंट क्रिएट करना पीएच का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक प्रोटीन मूव करता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे उसका पीएच किसके इक्वल होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल होता है। तो ये क्या है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है। तो प्रिंसिपल क्या होगा मेरा आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट प्रोटीन्स मूव इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट जब वो मूव कर रहा है एनोड की तरफ तो बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जहाँ पे उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा, वहाँ पे वो स्टॉप हो जाएगा और एक शार्प बैंड देगा। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो चार्ज के अकॉर्डिंग मूव तो करते हैं बट वो अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फोकसिंग क्यों बोल रही हूँ, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग क्यों बोल रही हूँ। आइसोइलेक्ट्रिक तो मेरे को समझ में आ गया कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे प्रोटीन की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, वो एक बैंड दे देगा। बट वाई आई एम कॉलिंग इट फोकसिंग, बिकॉज जो हमारे प्रोटीन है वो कंसंट्रेट करते हैं या फोकस करते हैं इनटू अ शार्प बैंड, किस पे, एक ऐसे पीएच पे जहाँ पे उनका पीएच किसके इक्वल होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल होता है। तो प्रोटीन मूव करेंगे और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे उनके ऊपर चार्ज 0 होगा और वो क्या कर देंगे, एक शार्प बैंड दे देंगे, इसीलिए इसको फोकसिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके मेन फीचर्स क्या हैं, इस टेक्निक के मेन फीचर्स क्या हैं, ये पीएच ग्रेडियंट यूज़ करती है, माइनस हमारा 2 से 12 पीएच, मतलब कि एसिडिक टू अल्कलाइन पीएच के डिफरेंट ग्रेडियंट यूज़ करती है जेल के अंदर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करती है जिसमें अबाउट 2000 वोल्ट की वोल्टेज का ये यूज़ करती है। ये मॉलिक्यूल को अकॉर्डिंग टू देयर पीआई आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट करती है, और ये प्रोटीन और पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसका यूज़ हम बहुत स्मॉल डिफरेंट, मतलब बहुत छोटे से डिफरेंस वाले प्रोटीन, किस में डिफरेंस होगा, पीआई में। अगर 2 प्रोटीन हैं और एक का पीआई 6 है और एक का पीआई 6.8 है, उनको भी सेपरेट करने के लिए हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अगर माइनर डिफरेंस भी प्रेजेंट है पीआई में तब भी हम आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग का यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, हमें यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशन को एनोड पे रखना होगा। ठीक है, एनोड पे हम क्या रखते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन रखते हैं, और एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम कैथोड पे रखते हैं। कैथोड पे हम क्या रखते हैं, हमारे एल्कलाइन सॉल्यूशन। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब ये एसिडिक सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन आयन, और जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, जिसकी वजह से हमारी जो जेल होती है या जो कैपिलरी हम यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, उसमें क्या होता है, एक बफरिंग होती है, उसमें पीएच मेंटेन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफ्यूजन क्रिएट करेंगे किसका, पीएच ग्रेडियंट का। फिर हम कैरियर एम्फोलाइट्स यूज़ करेंगे। एम्फोलाइट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, जैसे कि ग्लाइसिन। तो एम्फोलाइट्स क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं इस पीएच ग्रेडियंट को, जो किसने क्रिएट किया, हमारे एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन ने। अब प्रोटीन सैंपल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, पर जो सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं यहाँ पे एम्फोलाइट के साथ। एम्फोलाइट क्या था,
एक ऐसा मोलिक्यूल जिस पे पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, और कुछ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट के साथ उसको मिक्स करते हैं। ऐसे एजेंट्स जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होंगे, या यूरिया भी हम यहाँ पे सोल्यूबलाइजिंग एजेंट की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वाई वी आर यूजिंग सोल्यूबलाइजिंग एजेंट टू आर सैंपल? सैंपल क्या है? हमारा प्रोटीन या पेप्टाइड्स जिसको हम सेपरेट करने वाले हैं। तो यूरिया या नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो हम सोल्यूबलाइजिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारा प्रोटीन जो है वो प्रेसिपिटेट आउट ना हो। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किसमें? कैपिलरी ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं 2000 वोल्ट का। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज। ऐसे चार्ज मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, अगर नेगेटिवली चार्ज होगा तो एनोड की तरफ मूव करेगा। पर मूवमेंट करते टाइम एक ऐसे पीएच ग्रेडियंट पे जहाँ पे उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा, जहाँ पे उनके ऊपर नेट चार्ज होगा, वे वहाँ पे मूव करना बंद कर देंगे और शार्प बैंड आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन आयन कंटेनिंग जो प्रोटोनेटेड है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हाइड्रोक्सिल आयन कंटेनिंग यानी कि हमारे नेगेटिवली चार्ज जो होंगे प्रोटीन वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, बट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे? एक बैंड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? बैंड बना देंगे। अब ये जो बैंड बन गए इनको मेरे को एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से प्रोटीन का कौन सा बैंड आया। उसको स्टडी करने के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ यहाँ पे? उसको स्टडी करने के लिए मैं कैपिलरी सिस्टम अगर मैंने यूज़ किया है तो कैपिलरी सिस्टम में मैंने क्या किया था? अपना इमोबिलाइज्ड किया था प्रोटीन्स को, बैंड्स को इमोबिलाइज्ड किया था। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? डिटेक्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए बैंड्स को क्या करना पड़ेगा? मोबिलाइज करना पड़ेगा। तो मोबिलाइज मैं कैसे कर सकती हूँ? किसी भी इलेक्ट्रोड पे या तो मैं क्या कर सकती हूँ? सोल्ट डाल सकती हूँ। जैसे मेरा जो एल्कलाइन सॉल्यूशन था, जो बेसिक सॉल्यूशन था, वो मैंने कैथोड पे डाला था, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे डाला था, तो वहाँ पे मैं सोल्ट डाल सकती हूँ NaCl। ठीक है, जो किस में टूट जाएगा? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा सोडियम N पॉजिटिव में और क्लोरीन हमारा Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, जिसकी वजह से जो pH है वो हमारा डिस्टेबलाइज हो जाएगा और जो मेरे बैंड थे, जो इमोबिलाइज्ड बैंड थे, वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो डिटेक्टर में मेरा बैंड एंटर करेगा वो एल्कलाइन पीएच का एंटर करेगा, हाईएस्ट पीएच का बैंड एंटर करेगा, फिर कम पीएच का, फिर कम पीएच का, इस तरह से बैंड डिटेक्टर में एंटर करते जाएंगे। और मैं यहाँ पे कौन सा डिटेक्टर यूज़ करूँगी? अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंट डिटेक्टर का यूज़ करूँगी। अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंट डिटेक्टर का यूज़ करूँगी। इन बैंड्स को डिटेक्ट करने के लिए मेरे को पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोटीन पहले सेपरेट हुआ है, कौन सा बाद में सेपरेट हुआ है। अगर मैं इसको जेल पे परफॉर्म कर रही हूँ, जेल का यूज़ भी मैं करती हूँ। जेल का यूज़ कौन सी जेल का यूज़ करती हूँ? एक्राइल अमाइड जेल का यूज़ करती हूँ, या फिर मैं इमोबिलाइज्ड पीएच जेल का यूज़ करती हूँ अपने प्रोटीन सैंपल को सेपरेट करने के लिए। तो अगर मैंने जेल का यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे हमारे जो अदर जेल इलेक्ट्रोफोर्सेस में मैं यूज़ करती हूँ अपनी डाई, उन डाई का यूज़ करके स्टेन करूँगी सैंपल को, बैंड्स को, और फिर उसको हम यूवी लाइट के अंदर या ब्लू लाइट के अंदर क्या करेंगे? अपने बैंड्स को विजुअलाइज करेंगे और स्टडी करेंगे कि कौन सा हमारा बैंड है वो कौन से पीएच पे, कौन से आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे सेपरेट हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या थी? पूरी टेक्निक हमने समझी। क्या टेक्निक थी? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या उसके स्टेप्स हैं। अब हम समझते हैं कि हम जो पीएच क्रिएट कर रहे थे तो वो पीएच हमने कैसे क्रिएट किया था, फॉर्मेशन कैसे की थी पीएच ग्रेडियंट की। जब मैं पीएच ग्रेडियंट की फॉर्मेशन कर रही थी तो मैं दो सॉल्यूशन का यूज़ कर रही थी। दोनों एंड पे कॉलम के जो मैंने कॉलम बनाया है, कॉलम किसका बनाऊंगी मैं? या तो जेल का कॉलम बनाऊंगी या मैं कैपिलरी ट्यूब का यूज़ करूँगी। तो कैपिलरी ट्यूब का जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो दोनों तरफ कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड्स में मैं दो इलेक्ट्रोड लगा रही हूँ और दोनों इलेक्ट्रोड में मैं दो सॉल्यूशन दे रही हूँ। एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसमें मैं एसिडिक सॉल्यूशन दे रही हूँ, जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है उस पर मैं एल्कलाइन सॉल्यूशन दे रही हूँ, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो कॉलम या कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं और अपोजिट एंड पे मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक पीएच ग्रेडियंट आता है 2 to 12 pH का। ठीक है, लो टू हाई पीएच का एक ग्रेडियंट आता है। तो अब यहाँ पे जो एनोड है पॉजिटिवली चार्ज है वो एसिडिक हो गई, मतलब उस पर लो पीएच बन गया, और जो कैथोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, मतलब उस पर एल्कलाइन होगी, वो उस पर हाई पीएच बन गया। तो एनोड
कि मैं बात करूं एनोड टू कैथोड, तो एनोड एसिडिक होगी, उस पर 2 pH होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, और कैथोड की तरफ मूव करते जाएंगे तो एल्कलाइन pH होगा, 12 pH होगा। तो एनोड इज एसिडिक, कैथोड इज हमारी बेसिक। इस तरह से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक pH ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। बट जब मेरे को डिटेक्ट करना होगा अपने बैंड को, तो मैं क्या करती हूँ, जो कैथोड है जिसके ऊपर मैंने एल्कलाइन सॉल्यूशन डाला था, जिस पे बेसिक मेरा pH है, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड डालती हूँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सोडियम पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन नेगेटिव में टूट के डीमोबिलाइज करता है, डीमोबिलाइज कर रही हूँ मैं, मोबिलाइज करता है किसको, मेरे बैंड्स को, ताकि मैं उनको डिटेक्ट कर सकूँ। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट एब्जॉर्बेंट मेरे डिटेक्टर के अंदर मैं उनको एब्जॉर्ब मतलब स्टडी कर सकूँ, विजुअलाइज कर सकूँ। तो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, कैसे मैंने pH ग्रेडियंट फॉर्म किया था। कैसे मेरे कैरियर एम्फोलाइट, मैंने कैरियर एम्फोलाइट की बात की, जैसे मैं ग्लाइसिन यूज़ कर रही हूँ अपने एज अ बफर, एज अ pH बफर मैं यूज़ कर रही हूँ एम्फोलाइट को। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि ग्लाइसिन। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जैसे मैं उसको स्विच ऑन करती हूँ, तो जो कैरियर एम्फोलाइट होते हैं, जैसे मैं ग्लाइसिन की बात कर रही हूँ, वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो एम्फोलाइट मेरा जैसे ग्लाइसिन है, या मेरा एलानिन है, लूसिन है, ये कोई भी हमारे एम्फोलाइट हो सकते हैं। एम्फोलाइट यानी कि मेरे चार्ज मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे प्रोटीन होंगे या अमाइनो एसिड्स होंगे, जिनको मैं सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन हैव डिफरेंट पीआई, तो वो डिफरेंट पीआई पे क्या देते हैं, शार्प बैंड देते हैं, जिसको मैं डिटेक्ट कर लेती हूँ और उसको विजुअलाइज कर लेती हूँ। तो हमने समझा कि pH की फॉर्मेशन, pH ग्रेडियंट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैरियर एम्फोलाइट का क्या रोल होता है, और हम कैसे सेपरेट करते हैं अपने प्रोटीन को बाय यूजिंग आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग। अब हम बात करते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं Ka से। Ka होता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं बात कर रही हूँ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, मतलब कि जहाँ पे मेरा जो कार्बोक्सिलिक आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो वो शो करता है, ये कार्बोक्सिलिक आयन जो है वो pKa वैल्यू शो करेगा, और जो मेरा अमाइनो ग्रुप होता है वो pKb वैल्यू शो करेगा, क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है और ये एसिडिक नेचर का होता है। तो मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कैसे निकालूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, मतलब कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, और NH2CH2COO नेगेटिव की, डिवाइड बाय जो मेरा ज्विटर आयन की फॉर्मेशन है। ज्विटर आयन क्या बनाता है, NH3 पॉजिटिव एंड CH2। अगर मैं ग्लाइसिन के लिए ले रही हूँ तो यहाँ पे R की जगह पे क्या होगा, मेरे पास हाइड्रोजन होगा, तो CH2 आ जाएगा, एंड COO नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है ज्विटर आयन फॉर्म में, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी। तो अप्रोक्स Ka की वैल्यू ग्लाइसिन के लिए क्या आ जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की वैल्यू ग्लाइसिन के लिए अप्रोक्स 2 × 10⁻10 आ जाती है, मतलब कि बहुत स्मॉल Ka की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्लाइसिन है वो वीक एसिड है। ठीक है, फिर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर मैं निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन करूंगी, मल्टीप्लाई NH3 पॉजिटिव CH2COOH मैं करूंगी, डिवाइड करूंगी ज्विटर आयन से, तो उसकी वैल्यू भी अप्रोक्स क्या होगी, Kb की वैल्यू जो यहाँ पे मैं हाइड्रोनियम आयन की निकाल रही हूँ वो भी 2 × 10⁻12 के इक्वल आएगी। तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर है, मतलब कि ये वीक बेस होता है, वीक एसिड होता है, कौन, ग्लाइसिन। तो यहाँ पे मेरे को हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, किस पे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि मेरे को pH निकालना है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अगर मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालूंगी तो मेरे को pH मिल जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे कैसे निकाली जाती है, √Ka Kw क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय Kb। ठीक है, तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH अगर मैं निकाल रही हूँ या हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकाल रही हूँ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे pH निकाल रही हूँ मैं पहले, तो pH निकाल रही हूँ तो मेरा क्या होगा, pH pKa + pKw - pKb डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं ग्लाइसिन की बात कर रही हूँ जिसमें मेरे R ग्रुप की जगह पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, उसमें pKa वैल्यू होती है 9.7, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी pKa वो होगी 9.7, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी pKb यानी कि 11.7, और pKw इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा यहाँ पे 14। तो मैं इस फॉर्मूला में रखूँगी, इस वाले फॉर्मूला में, और मेरा
pH आ जाएगा 9.7 प्लस 40 माइनस 11.7 डिवाइड बाई 2, जो किसके इक्वल आएगा 6 के इक्वल। ये मेरे को क्या बताता है, ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में बताता है कि ग्लाइसिन 6 pH पे ज्यूवेटर आयन की फॉर्म में होगा, उसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 होगा, जहाँ पे 6 pH पे वो एक शार्प बैंड देगा अगर मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ बाय यूजिंग आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। तो आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग किसका यूज़ करती है, PI का यूज़ करती है अपने प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए। आई होप आपको ये टेक्निक क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। I required your support to make such kind of videos, and thank you so much for watching my videos and giving your precious time to me.